हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू चौधरी एंड वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडी ऑटेक। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं MPS 002 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट थर्ड। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे और फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, जो भी आपकी क्वेश्चन क्वेरीज है आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रखा है कि मैम PDF कहाँ मिलेगी। तो देखो, जो मेंबर्स हैं उनको ऑलरेडी PDFs मिल गई होंगी और आने वाली वीडियोस की भी मिल जाएंगी। और अभी तक अगर आपने मेंबरशिप नहीं ज्वाइन करी है तो बहुत ही रीजनेबल है, आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आपको भी एक्सेस मिल जाए PDF का। ठीक है, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड में हम कवर कर चुके हैं यूनिट 1 से लेके यूनिट 21 तक। आज हम कवर करेंगे यूनिट 22 से 35 तक के, जो आपके पिछले 6 साल के पेपर हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिनको हमने यूनिट वाइज डिवाइड कर लिया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ऐड कर लिए हैं। तीनों पार्ट देख के जाना और एग्जाम में अगर हेल्प मिले तो आके कमेंट जरूर करना। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। आसान भाषा में जल्दी जल्दी कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और बच्चों को कमेंट आता है कि मैम क्या एग्जाम में इतना इनफ है लिखना। तो देखो, आप थोड़ा सा इन्हीं पॉइंट्स को इलाबोरेट करके लिख कर आओगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल डिपेंडेंसीज। यानी साइंस एंड टेक का क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है कि इंटरनेशनल जो डिपेंडेंसीज है, एक दूसरे के ऊपर जो निर्भरता है, वो इतनी ज़्यादा मतलब बढ़ गई है। राइट, अभी कह रहे हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव मेड कंट्रीज मोर कनेक्टेड एंड डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर प्रोग्रेस, ट्रेड, कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी। यानी कि देखो, आज के टाइम पे ना हर देश एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और साथ ही साथ कनेक्टेड भी है, प्रोग्रेस के लिए, ट्रेड के लिए, कम्युनिकेशन के लिए और सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स देखते हैं, जैसे कि ग्लोबल कम्युनिकेशन, यानी कि जो कह रही है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इसके लिए भी डिपेंडेंसी है। क्योंकि देखो, ऑब्वियस ही बात है कि जो रिच कंट्रीज़ हैं, ठीक है, या जो आप कह सकते हो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, उनके पास तो सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं। बट जो कहीं ना कहीं जो अभी भी जो कंट्रीज़ पीछे हैं, वो उन पावरफुल कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड है। राइट, अभी कह रहे हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जैसे कि इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, सैटेलाइट, ही कंट्रीज़ की हेल्प करती हैं जिससे कि वो क्या कर सकें, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकें। बट यहाँ पे भी डिपेंडेंसी है, एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है एक इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेड एंड इकोनॉमी। इन्हें टेक्नोलॉजी से हमें मदद मिलती है, ट्रांसपोर्ट फास्ट होता जा रहा है, ऑनलाइन बिजनेस काफ़ी लोगों का ग्रो हो रहा है, साथ ही साथ जो प्रोडक्शन है ना गुड्स का, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, मटेरियल का बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब क्या है, हर देश में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चल रहा है ना, ग्लोबली चीज़ें जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो कंट्रीज़ हैं वो डिपेंड हैं ऑन ईच अदर फॉर मशीन्स, रॉ मटेरियल्स एंड टेक्निकल नॉलेज। देखो, मतलब कि ऐसी कोई कंट्री नहीं हो सकती, या फिर मान लो कि अगर है भी तो बहुत ही रेयर है, जहाँ पे मशीन्स भी हैं, रॉ मटेरियल भी हैं, टेक्निकल नॉलेज भी है, मतलब सब कुछ ही आपको एकदम वो अबंडेंस नहीं होती कि हर एक चीज़ है प्रचुर मात्रा में, सब कुछ है ना। वरना तो क्या फिर है कि कंट्रीज डिपेंडेंट है, किसके पास मशीन्स है तो रॉ मटेरियल नहीं है, रॉ मटेरियल है तो उनके यहाँ वो टेक्निकल नॉलेज नहीं है लोगों के पास कि वो काम कर सके उस चीज़ के ऊपर। तो यहाँ पे भी डिपेंडेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट है एनर्जी एंड रिसोर्सेज। ये कह रहे हैं बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं, अब उनके पास टेक्नोलॉजी है कि वो एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके। अब उसी एनर्जी को उनसे लेने के लिए जो दूसरी कंट्रीज़ है वो डिपेंड है उनके ऊपर। राइट, ये कह रहे हैं कि मेनी कंट्रीज यूज टेक्नोलॉजी टू एक्सट्रैक्ट और प्रोड्यूस एनर्जी, बट दे डिपेंड ऑन अदर नेशंस फॉर ऑयल, गैस और रेयर मिनरल्स नीडेड फॉर टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है डिफेंस एंड सिक्योरिटी, यानी एडवांस वेपन, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो जहाँ पे जो कुछ जो पावरफुल नेशंस हैं, राइट, वो कंट्रोल कर रहे हैं, और बाकी जो स्मॉल या फिर डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो उन पावरफुल नेशंस के ऊपर डिपेंड हैं, किसके लिए, इक्विपमेंट्स के लिए और ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्थ इन मेडिसिन, यानी कि अब कोविड-19 देखो बहुत बड़ा एग्जाम्पल था कि ग्लोबली जो कंट्रीज थे उन्होंने एक दूसरे को हेल्प किया था, चाहे वो वैक्सीन्स हो या फिर आप कह सकते हो कि कोई वैसे अगर एड हो, है ना, हर चीज़ में हेल्प किया था। सो ये कह रहे हैं मेडिकल रिसर्च, वैक्सीन, न्यू ट्रीटमेंट आर शेयर्ड ग्लोबली थ्रू टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग क्राइसिस लाइक कोविड-19। कंट्रीज डिपेंड ऑन अदर्स फॉर मेडिसिन एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट है एजुकेशन एंड नॉलेज शेयरिंग, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है helps in global education and research cooperation, but developing countries depend on advanced nation for higher technology and innovation। यानी कि देखो, ग्लोबल एजुकेशन या रिसर्च की बात करें तो यहाँ पे भी अगेन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो डिपेंड हैं एडवांस नेशंस के ऊपर हायर टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है एनवायरनमेंट एंड कल्चर।
यानी टेक्नोलॉजी हेल्प्स ट्रैक एंड फाइट क्लाइमेट चेंज बट पुअर कंट्रीज डिपेंड ऑन रिच कंट्रीज फॉर ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड फंड्स। यहाँ पे मैं बताऊंगी आपको जो नॉर्थ और साउथ वाला क्वेश्चन आता है, नॉर्थ साउथ डिबेट के बारे में, है ना, कि जो साउथ की कंट्रीज हैं वो ब्लेम करती हैं नॉर्थ को कि तुमने डेवलप होने के चक्कर में बहुत ज़्यादा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट किया है, तुमने ही एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है, तो तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और इसको, है ना, ठीक करो अब। और वहीं पे जो नॉर्थ की कंट्रीज़ है वो साउथ को बोलती हैं कि भाई तुम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो, बट साउथ की जो कंट्रीज़ हैं या फिर हम कहें जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनके पास ग्रीन टेक्नोलॉजी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, है ना, इन सब चीज़ों के लिए इतना फंड नहीं है, राइट। तो यहाँ पे वो वही कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है काफ़ी क्लाइमेट चेंज से, जो रिच कंट्रीज़ हैं वो फाइट कर सकती हैं, बट पुअर कंट्रीज़ डिपेंड हैं रिच कंट्रीज़ के ऊपर फंड्स के लिए। ठीक है, ये हमने पूरे अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, जो आपका एक नॉर्थ साउथ वाला क्वेश्चन हमने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग: ह्यूमन सिक्योरिटी, American role in the world order and major indicators of inequality at the global level। ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ेंगे ह्यूमन सिक्योरिटी के बारे में, देन अमेरिका का क्या रोल है इन वर्ल्ड ऑर्डर, और थर्ड हम HDI पढ़ेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और सारी चीज़ें। ठीक है, देखो ह्यूमन सिक्योरिटी क्या है। ह्यूमन सिक्योरिटी का मतलब है प्रोटेक्ट करना लोगों की लाइफ को, उनकी डिग्निटी को, है ना, और उनको फ्रीडम देना। किस चीज़ से फ्रीडम? किसी भी प्रकार के थ्रेट से, खतरे से। ह्यूमन सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी कंट्री के जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पे सोल्जर्स बिठा दिए हैं, वहाँ पे सैनिक बिठा दिए हैं और अब आपकी कंट्री में सब प्रोटेक्ट है, नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, है ना। अब यहाँ पे कह रहे हैं दैट ह्यूमन सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्टिंग पीपल्स लाइफ, dignity and freedom from different types of threat, not just from wars but also from poverty, hunger, disease and natural disaster। यहाँ पे कह रहे हैं ये ह्यूमन सिक्योरिटी का मतलब है कि एक इंसान की अच्छी लाइफ उसको देना, इंश्योर करना कि वो अच्छी, जो मतलब बढ़िया लाइफ जी रहा है, पॉवर्टी का शिकार नहीं है, हंगर नहीं है, और कोई ऐसे बहुत डिजीज नहीं फैली हुई है ना, और नेचुरल डिजास्टर की वजह से भी किसी की लाइफ बदतर नहीं हो रही है। ठीक है, इट फोकस ऑन द सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल रादर देन जस्ट द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। यहाँ पे हम स्टेट की सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहे, एक इंडिविजुअल की लाइफ की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो कंसेप्ट है इसको यूनाइटेड नेशन ने 1994 में इंट्रोड्यूस करा था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में। जो मेन आइडिया है वो है सिर्फ बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना नहीं, लोगों को प्रोटेक्ट करना। कैसे? इंश्योर करना कि उनको पॉलिटिकल सिक्योरिटी मिले, उनकी कम्युनिटी को कोई से हार्म ना पहुंचाए, है ना, और पर्सनल सिक्योरिटी मिले। पर्सनल सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं बॉडी गार्ड्स खड़े कर दो, मतलब कि वही एनवायरनमेंट, हेल्थ, फूड, इकोनॉमी की सारी फैक्टर्स के ऊपर काम करना। ठीक है, नेक्स्ट है ह्यूमन सिक्योरिटी एम्स टू रिमूव फियर एंड वांट इंश्योरिंग अ डिसेंट लाइफ। मतलब हर किसी के लिए इंश्योर करना कि भाई हर कोई एक डिसेंट लाइफ जी रहा है, राइट। इट प्रमोट्स डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स एंड पीस टुगेदर। अब यहाँ पे ग्लोबल चैलेंजेस क्या है? टेररिज्म, क्योंकि टेररिज्म की वजह से मासूम लोग मारे जाते हैं, तो वहाँ पे कौन उनकी रक्षा करेगा, कौन उनके राइट्स के लिए बोलेगा। जैसे अभी इंडिया की भी बात करें तो पहलगाम अटैक की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी ह्यूमन सिक्योरिटी को हम लेके आ सकते हैं, क्योंकि अब क्या इंसान अपने ही देश में कहीं फ्रीली ऐसे घूम नहीं सकता, वेकेशन नहीं मना सकता, है ना, तो कहाँ है उनकी सिक्योरिटी, राइट। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज, ऐसे ही पेंडेमिक कोविड-19 के बारे में अगर बात करें, या माइग्रेशन, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाता है ह्यूमन सिक्योरिटी के अंदर। नेक्स्ट है अमेरिकन रोल इन वर्ल्ड पावर। आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड द US became the most powerful country in the world. It played a key role in shaping global politics, economy and security। ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो यूनाइटेड स्टेट्स है यानी कि US है, उसमें वो एक बहुत ही पावरफुल कंट्री हमें देखने को मिलती है इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब जो US है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक की रोल प्ले कर रहा है, राइट, ग्लोबल पॉलिटिक्स में, इकोनॉमी, सिक्योरिटी में। अब देखो कि पूरी दुनिया भर में किसी भी कंट्री का आपस में कोई भी मैटर चल रहा होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बुलाए बिन बुलाए, जो US है वहाँ पे उसके कुछ ना कुछ स्टेटमेंट हमें दिख ही जाती है, राइट। तो इससे पता चलता है कि कितना इंपॉर्टेंट रोल ही प्ले कर रहा है। ठीक है, द US हेल्प बिल्ड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक द UN, वर्ल्ड बैंक एंड IMF टू प्रमोट पीस एंड डेवलपमेंट। दुनिया भर में शांति को बढ़ाने के लिए, है ना, और डेवलपमेंट के लिए जो US है उसने हेल्प किया है बिल्ड करने में जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि आपका UN, वर्ल्ड बैंक एंड IMF। ठीक है, और साथ ही साथ इट लेड द वेस्टर्न ब्लॉक ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर अगेंस्ट द सोवियत यूनियन। हमें पता है कोल्ड वॉर के टाइम पे ईस्टर्न वेस्टर्न अलायंस बने थे, US और USSR ने बनाए थे, है ना, जिसे नाटो और वॉर्सो पैक्ट भी कहते हैं,
राइट। तो ये कह रहे हैं कि वेस्टर्न ब्लॉक भी यूएस ने बनाया था सोवियत यूनियन के खिलाफ। इसके अलावा यूएस प्रमोट करता है डेमोक्रेसी को, ह्यूमन राइट्स को, फ्री ट्रेड को अक्रॉस द वर्ल्ड, है ना। ये जो लाइन है से बहुत ध्यान से पढ़ना कि यूएस प्रमोट करता है फ्री ट्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, है ना। और अभी रिसेंट में हमने देखा है बहुत सारे टायर्स और वो सारी चीज़ें हो रही थी। सो इट हैज़ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर विद बेस इन मैनी कंट्रीज, काफ़ी कंट्रीज में यूएस मिलिट्री के बेस हैं। अब यहाँ पे जो यूएस है ये कह रहे हैं कि बहुत मेजर रोल प्ले करता है ग्लोबल इश्यूज़ को सॉल्व करने में। अगेन मैंने आपको बताया, न्यूक्लियर कंट्रोल हो, टेररिज्म हो, क्लाइमेट चेंज हो, कुछ भी हो, यूएस का रोल हर जगह होता है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, और आजकल तो डायरेक्टली ही होता है, ठीक है। थ्रू टेक्नोलॉजी, कल्चर एंड इकोनॉमी, अमेरिका इन्फ्लुएंस अदर नेशंस ऑफन कॉल्ड सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर क्या होती है? सॉफ्ट पावर होती है कंट्री का कल्चर, है ना, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें। जैसे इंडिया एक सॉफ्ट पावर है क्योंकि हम अपने सिद्धांत पे चलते हैं, हम कभी भी ऐसे वॉर को प्रमोट नहीं करते, है ना। हम हमेशा शांति स्थापित करते हैं, बातचीत से चीज़ों को सॉर्ट करने के बारे में हम ज़्यादा मतलब उसके ऊपर जोर डालते हैं इंस्टेड ऑफ सीधा वॉर में हम चले जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यूएस की जो सॉफ्ट पावर है वो भी पूरी दुनिया में इस टाइम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है, वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। जैसे पहले इंडिया में भी या तो इंडियन होता था या वेस्टर्न होता था, अगर मैं कपड़ों की बात करूं अब इंडो वेस्टर्न चलता है ना। नेक्स्ट है मेजर इंडिकेटर्स ऑफ इनइक्वालिटी एट द ग्लोबल लेवल। ये बोल रहे हैं इनइक्वालिटी का, अच्छा चलो मैं आपको बताती हूँ, हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है, पॉलिटिकल साइंस की, सिविक्स की, एक छोटी सी डेफिनेशन दैट inequality comes about when a person does not have the resources and opportunities that are available to the other person। यानी कि इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि जब रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज एक को मिले और दूसरे को ना मिले। अब ये चीज़ सिर्फ एक या दूसरे के ऊपर नहीं सीमित है, ये ग्लोबली हमें देखने को मिलती है रिच कंट्रीज और पुअर कंट्रीज के बीच में भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं दैट इनइक्वालिटी मीन्स द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इनकम एंड अपॉर्चुनिटीज अमंग पीपल और कंट्रीज एट द ग्लोबल लेवल। सेवरल इंडिकेटर शो दिस इनइक्वालिटी। अब ये कैसे देखने को मिलती है? पहला है इनकम इनइक्वालिटी। जो रिच कंट्रीज हैं और जो पुअर कंट्रीज हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस है कि जो रिच कंट्रीज है ना वहाँ पे लोग काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को देख लो या लोगों को देख लो या किसी भी एस्पेक्ट में देख लो, लोग ग्रो कर रहे हैं, तो वहाँ पे अच्छी इनकम भी है। वाइल जो पुअर नेशंस हैं, जो पुअर कंट्रीज हैं, वहाँ पे अच्छी इनकम नहीं है, जिसकी वजह से जो ग्रोथ है वो बहुत ऐसे ग्रेजुअल हो रही है, एकदम धीरे धीरे स्लोली, है ना। नेक्स्ट है वेल्थ इनइक्वालिटी। अ स्मॉल ग्रुप ओन्स मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स वेल्थ। एक छोटा सा ग्रुप है जिसने पूरी दुनिया भर की वेल्थ को ओन कर रखा है, और वहीं पे वाइल मेनी पीपल हैव लिटिल और नथिंग, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास बहुत कम है या फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। देखो HDI के अंदर हम मेजर करते हैं 3 चीज़ें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, इनकम। अगर एक देश में जो लोग हैं वो अच्छी एवरेज लाइफ जी रहे हैं, यानी कि वहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, है ना, अच्छे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं। दूसरा एजुकेशन, यानी कि लोग वहाँ काफ़ी लिटरेसी रेट हाई है, लोग काफ़ी पढ़े लिखे हैं, यानी कि साइंटिस्ट बन रहे हैं, टीचर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, पुलिस में जा रहे हैं, वकील बन रहे हैं, है ना, CA बन रहे हैं, मतलब देश काफ़ी आगे जा रहा है, राइट। और इनकम यानी कि लोग अच्छा खासा कमा रहे हैं, यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी जो है लोगों का वो गुड है ना, अच्छा है, बेटर है। तो HDI से हमें पता चलता है कि अगर एक ऐसा देश है जो अभी मैंने आपको बताया, तो वो देश तो मतलब ग्रो कर रहा है। बट वॉट इफ अगर एक कंट्री है जहाँ पे लोग बहुत ही कम एज में आके मतलब मर रहे हैं, है ना, डेथ रेट जहाँ पे हाई है, यानी कि वहाँ पे डॉक्टर्स नर्सेज नहीं है, स्टाफ नहीं है, उनके पास प्रॉपर मेडिसिन नहीं है, या हॉस्पिटल्स नहीं है ना, या मैं कहूँ कि सुविधाएं नहीं है जो भी होनी चाहिए हेल्थ से रिलेटेड, और एजुकेशन यानी कि इलिटरेसी है, और इनकम यानी कि लोग बहुत कम कमा रहे हैं, तो वो देश पॉवर्टी, हंगर, डिजीज और ऐसे कर करके बिल्कुल पीछे जा रहा है, ठीक है। तो इससे हमें पता लगता है कि कौन सा देश आगे बढ़ रहा है, कौन सा नहीं। और ये भी पता चलता है कि इससे कि डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो हाई स्कोर कर रही हैं और डेवलपिंग कंट्रीज लो स्कोर कर रही हैं। नेक्स्ट है एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ। जो पुअर कंट्रीज हैं उनके पास कम स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंड प्रोफेशनल्स भी नहीं है, तो यही कारण हो सकता है कि वो HDI में थोड़ा पीछे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जेंडर इनइक्वालिटी। ये कहना है विमेन ऑफन गेट लोअर वेजेस, यानी कि अक्सर जो विमेन्स हैं उनको कम वेजेस दिए जाते हैं, कम पढ़ाया लिखाया जाता है, और उनके पास इतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेन। नेक्स्ट है डिजिटल डिवाइड, यानी कि अनइक्वल एक्सेस टू इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी बिटवीन रिच एंड पुअर
रीजन्स, रिच और पुअर रीजन्स के पास इक्वल एक्सेस नहीं है इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का। नो डाउट जो रिच कंट्रीज है वो आगे हैं और जो पुअर कंट्रीज है वो उनके ऊपर डिपेंडेंट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबल कॉर्पोरेटिज्म, डिस्क्राइब इट्स इम्पैक्ट ऑन स्टेट सोवरेनिटी। देखो ये बोल रहे हैं ग्लोबल कॉर्पोरेटिज्म क्या होता है, इसका मतलब होता है दैट द ग्रोइंग पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ बिग एमएनसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि दुनिया भर में जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो काफ़ी स्प्रेड होती जा रही हैं, उनका इन्फ्लुएंस भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और ये जो बिग कॉर्पोरेशंस है जैसे कि एप्पल है, अमेजोन है, गूगल है, ये बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर काम कर रही हैं और उनकी इकोनॉमी, उनकी पॉलिटिक्स और जो भी उस कंट्री की पॉलिसी बनती है ये कहीं ना कहीं उन सब पे इन्फ्लुएंस डालती हैं या उन सबको ही ये अफेक्ट करती हैं। ठीक है, फर्स्ट है कंट्रोल बाय बिग कंपनीज। ये जो लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज हैं ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होती जा रही हैं। दे इन्फ्लुएंस व्हाट पीपल बाय, हाउ गवर्नमेंट मेक इकोनॉमिक पॉलिसी एंड हाउ ट्रेड हैपेंस। ट्रेड किस तरीके से होगा, लोग क्या खरीद रहे हैं, कैसे सरकार पॉलिसी बना रही है, हर एक चीज़ के ऊपर इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉफिट ओवर पीपल। प्रॉफिट ओवर पीपल यानी कि ये बोल रहे हैं कि इसके अंदर यानी कि ग्लोबल कॉर्पोरेटिज्म के अंदर फोकस किया जाता है प्रॉफिट बनाने के ऊपर इंस्टेड ऑफ सोशल वेलफेयर। ये कैपिटलिज्म जैसा साउंड कर रहा है ना, जहाँ पे प्रॉफिट के ऊपर फोकस है ना कि सोशल वेलफेयर। सो इट कैन मेक गवर्नमेंट सपोर्ट कॉर्पोरेट इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ पब्लिक नीड्स। तो यहाँ पे क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो सपोर्ट करती है कॉर्पोरेट को, एमएनसीज को, इंस्टेड ऑफ वो सोशल वेलफेयर करे या फिर पब्लिक की नीड्स को फुलफिल करे। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिक डिपेंडेंस, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो डिपेंड है फॉरेन कंपनीज के ऊपर। भाई इन्वेस्टमेंट एक तो वो कर रहे हैं, है ना, आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रहे हो। दूसरा वो आपके यहाँ जॉब्स लेके आ रहे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, और वो नई टेक्नोलॉजी भी आपकी कंट्री में लेके आ रहे हैं। सो दिस मेक्स देम इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन कॉर्पोरेट पावर्स। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन स्टेट सोवरेनिटी, यानी कि एक स्टेट की जो संप्रभुता है वहाँ पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो देखो एक स्टेट जिसका पूरा कंट्रोल है ना, अपने ऊपर, अपने लोगों के ऊपर, इंडस्ट्रीज के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर, बट जब एक फॉरेन कंपनी आ रही है और इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं आपके यहाँ इन्वेस्ट कर रही हैं तो फिर आपको उनकी भी पॉलिसीज़ माननी पड़ेंगी, उनके भी कुछ रूल्स वगैरह आपको मानने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा जो अपना कंट्रोल है उसको लूज कर देते हो। ठीक है, बिकॉज दे मस्ट फॉलो कॉर्पोरेट डिमांड्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है पॉलिसी इन्फ्लुएंस, यानी कि जो कॉरपोरेशंस होती हैं गवर्नमेंट को प्रेशर करती हैं कि जो गवर्नमेंट है वो इनके फेवर में पॉलिसीज और लॉज बनाए। सो दिस लिमिट्स द स्टेट्स इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर। तो यहाँ पे अब तक जो स्टेट इंडिपेंडेंटली कुछ भी पॉलिसी बना रहा था वो नहीं बनाएगा, क्योंकि ये जो कंपनीज हैं इनकी भी बात माननी पड़ेगी क्योंकि ये इन्वेस्ट कर रही हैं। ठीक है, बल्कि इसमें होता क्या है कि ये जो एमएनसीज होती है ना, ये जो होस्ट कंट्री होती है, होस्ट कंट्री कौन सी है, जहाँ पे ये सेटअप कर रहे हैं, होम कंट्री जहाँ की ये कंपनी है, तो ये जो भी प्रॉफिट होता है ना ये किस में कहाँ भेज देते हैं, ये होम कंट्री में भेज देते हैं, है ना। नेक्स्ट है कल्चरल इम्पैक्ट। ग्लोबल कंपनी स्प्रेड सिमिलर प्रोडक्ट्स एंड लाइफस्टाइल एवरीवेयर, लोकल कल्चर एंड ट्रेडिशन कैन बी वीकेंड। यानी कि जो ग्लोबल कंपनीज हैं वो दुनिया भर में सिमिलर प्रोडक्ट्स और लाइफस्टाइल जो है उसको स्प्रेड कर रहे हैं, तो लोकल ट्रेडिशन को यहाँ पे खतरा है। ठीक है, खतरा है मैंने क्यों बोला है, क्योंकि अगेन भाई जो मैंने आपको बोला कि आज के टाइम पे लोग इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं बाहर की चीज़ों से और उनके लाइफस्टाइल से और हर एक चीज़ से कि वो अपने ट्रेडिशंस और कल्चर को खोते जा रहे हैं, है ना। और इसको लेके अभी हम आगे क्वेश्चन भी पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे दुनिया भर में ऐसे लोग हैं जो उन्हीं कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए दिन रात लड़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पावर शिफ्ट। सो पावर इज शिफ्टिंग फ्रॉम नेशन स्टेट्स टू ग्लोबल कॉर्पोरेशंस। यहाँ पे जो पावर है वो शिफ्ट हो रही है नेशन स्टेट से किसके पास जा रही है, ग्लोबल कॉर्पोरेशंस के पास। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, राइट एन एसे ऑन ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस यानी कि टीएनसीज, अकाउंटेबिलिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो टीएनसी होती हैं, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस होती हैं, ह्यूमन राइट्स को लेके उनको अकाउंटेबल होना चाहिए। जैसे अभी आपने देखा हो रिसेंट में इंडिगो को लेके काफ़ी न्यूज़ में चीज़ें चल रही है ना, कुछ स्टेटमेंट्स भी उन्होंने दी हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस आर बिग कंपनीज, ये बड़ी कंपनीज हैं दैट ऑपरेट इन मेनी कंट्रीज, जो कि बहुत सारे देशों के अंदर ऑपरेट करती हैं, जैसे कोका कोला, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन एक्सेट्रा।
अभी कह रहे हैं कि ये जो कॉर्पोरेशन होती हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि अगेन ये इन्वेस्ट कर रही हैं, ये गुड्स का फ्लो बढ़ा रही है, सप्लाई बढ़ा रही है, साथ ही साथ ये जॉब्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। बट सम टाइम देयर एक्टिविटी हार्म पीपल्स राइट, बट कभी कभी जो इन लोगों की एक्टिविटीज़ होती हैं, इन कंपनीज की, इन कॉर्पोरेशंस की, वो लोगों के जो राइट्स हैं उनको हार्म पहुंचाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अनसेफ वर्किंग कंडीशंस, चाइल्ड लेबर और एनवायरमेंटल डैमेज। अब ये मत समझना कि ऊपर जो 3 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं मैं उन्हीं तीनों की बात कर रही हूँ। कभी आप कहोगे मैम अनसेफ वर्किंग कंडीशन, वहाँ पे तो सबसे अच्छी वर्किंग कंडीशन है माइक्रोसॉफ्ट में तो और अमेजोन में तो एक्सेट्रा भी है वहाँ पे, ठीक है। बाकी और भी ऐसी बहुत सारी टीएनसीज हैं, तो वहाँ पे चाइल्ड लेबर, एनवायरमेंटल डैमेज और अनसेफ वर्किंग कंडीशन की वजह से ये लोगों के राइट्स को हार्म पहुँचाती हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है इनको अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, है ना। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट these companies are held accountable for protecting human rights। अगेन मैं बता रही हूँ अकाउंटेबिलिटी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि डेमोक्रेसी के अंदर जो गवर्नमेंट होती है वो अकाउंटेबल होती है, जिम्मेदार होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, आंसरेबल होती है, क्योंकि उसको लोगों ने चुना है तो उसको लोगों के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है। मोनार्की के अंदर, राजतंत्र के अंदर ऐसा नहीं होता, वहाँ पे राजा अपनी प्रजा को कोई उत्तर नहीं देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अभी मैंने आपको जस्ट बताया है अकाउंटेबिलिटी मीन्स टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वंस एक्शन। जब आप अपने एक्शन के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, जैसे कि अभी इंडिगो की तरफ से जो भी हमें न्यूज़ में देखने को मिल रहा है ना, स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि वो अपनी अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले रहे हैं, मान रहे हैं, ठीक है। फॉर टीएनसी इट मीन्स दैट दे मस्ट रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स ऑफ वर्कर्स, लोकल कम्युनिटीज एंड कंज्यूमर्स इन एवरी कंट्री दे वर्क इन। यानी कि देखो ये जो टीएनसीज हैं ये जहाँ पे भी हैं, जहाँ पे भी इनका सेटअप है, वहाँ पे वर्कर हो, इनके एम्प्लॉय हो, लोकल कम्युनिटी हो, कंज्यूमर्स हो, इनको हर किसी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। एंड दे शुड बी आंसरेबल इफ दे वायलेट एनी राइट्स। अगर वो किसी के भी राइट्स को हार्म कर रहे हैं, खतरा पहुंचा रहे हैं, तो उनको आंसरेबल भी होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स इशू रिलेटेड टू टीएनसी, फर्स्ट है लेबर राइट्स। पुअर वर्किंग कंडीशंस हैं, काफ़ी लो वेजेस ये लोगों को देते हैं। चाइल्ड लेबर है, फोर्स्ड लेबर है, फैक्ट्रीज के अंदर ज़बरदस्ती काम कराया जाता है। एनवायरमेंटल डैमेज की बात करें तो जहाँ पे भी ये सेटअप होते हैं वहाँ पे वाटर, एयर, लैंड तीनों को ही पल्यूट करती हैं ये। एक्सप्लॉयटेशन होता है नेचुरल रिसोर्सेज का, लोकल कम्युनिटीज़ को काफ़ी हार्म पहुँचता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल यानी अगेन लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं तो ये जहाँ पे भी सेटअप होते हैं वहाँ पे लोकल लोगों को अपनी जगह छोड़ के कहीं और जाना पड़ता है। नेक्स्ट है जेंडर इनइक्वालिटी। विमेन वर्कर ऑफन फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड अनइक्वल पे। जो विमेन्स हैं अक्सर उनको भेदभाव यानी कि डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है और अनइक्वल पे भी होता है, कम पे इनको किया जाता है एज कम्पेयर टू द मेल वर्कर्स, ठीक है, या मेन वर्कर्स। नेक्स्ट है वाई अकाउंटेबिलिटी इज नीडेड। अकाउंटेबिलिटी क्यों ज़रूरी है? ये कह रहे हैं टू मेक श्योर टीएनसी रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉज एंड स्टैंडर्ड्स, कि जो टीएनसी है वो इंटरनेशनल लॉ स्टैंडर्ड को रिस्पेक्ट करे। दूसरा कि टू प्रोटेक्ट वल्नरेबल ग्रुप्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, ये किसी को एक्सप्लॉयट ना करे। फेयर ट्रेड को प्रमोट किया जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, एंड टू मेक कंपनीज ट्रांसपेरेंट एंड रिस्पॉन्सिबल इन देयर एक्शंस। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। ए है करंट स्टेटस ऑफ यूएस इन द वर्ल्ड हायरार्की ऑफ पावर, की अभी दुनिया में अगर हम पावर के हिसाब से ऐसे एक हायरार्की देखें तो यूएस कहाँ स्टैंड कर रहा है। और सेकेंड है चाइना इमर्जिंग एज अ सुपर पावर इन द फ्यूचर, कि कैसे जो चाइना अभी से इतने साल आगे जी रहा है सबसे, वो कैसे आने वाले टाइम पे एक सुपर पावर हमें दिख रहा है। फर्स्ट है करंट स्टेटस ऑफ यूएस इन द वर्ल्ड हायरार्की ऑफ पावर। द यूनाइटेड स्टेट्स इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया भर में आज के टाइम पे भी जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो बहुत ही पावरफुल कंट्री है। स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर है, एडवांस वेपन है, दुनिया भर में, मतलब दुनिया भर में तो नहीं बट बहुत सारी कंट्रीज में क्या है, इनके ग्लोबल बेस बने हुए हैं। द यूएस हैज़ द लार्जेस्ट इकोनॉमी और वन ऑफ द टॉप 2 अलॉन्ग विद चाइना। काफ़ी इम्पॉर्टेंट और लीड रोल यूएस प्ले करता है इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स और यूएन के अंदर, नेटो के अंदर जो कि इसी ने बनाया था कोल्ड वॉर के टाइम पे, और बाकी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले कर रहा है। नेक्स्ट है जो यूएस डॉलर है वो मेन इंटरनेशनल करेंसी है दुनिया भर में ट्रेड एंड फाइनेंस के लिए। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस इन टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मीडिया एंड एजुकेशन। बट अब यूएस की जो डोमिनेंस है इसको चैलेंज किया जा रहा है। चाइना, रशिया और जो बाकी इमर्जिंग पावर्स हैं वो इसकी डोमिनेंस को चैलेंज कर रहे हैं। यानी कि यूएस अभी भी कहीं ना कहीं एक पावर है, सुपर पावर है, लेकिन अब ये फेस कर रहा है मल्टीपोलर वर्ल्ड में जहाँ पे
इसको क्या किया जा रहा है, चैलेंज किया जा रहा है। बाकी जो बिग नेशंस हैं या फिर इमर्जिंग पावर्स हैं, चाइना रशिया जैसे, वो इसको क्या कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, है ना। इकोनॉमी देख लो चाहे कैसे भी देख लो, ठीक है। नेक्स्ट है चाइना इमर्जिंग एज अ सुपर पावर इन द फ्यूचर। चाइना इज बिकमिंग वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. It has a fast growing economy, now the second largest after the US. China is a major manufacturing hub producing goods for the whole world. दुनिया भर में चाइना की जो चीज़ें हैं वो एक्सपोर्ट हो रही हैं. इट इज़ इन्वेस्ट. अगर इंडिया का ही देख लो तुम, जो टॉय मार्केट है या फिर जो स्टेशनरी का अगर हम देखें तो हर चीज़ पे चाइना ही लिखा होता है ना. It is investing heavily in science and technology and space research. The country has a large and modern army with growing global reach. इसके अलावा जो चाइना का प्रोजेक्ट है जैसे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, इससे चाइना और ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है अपना इन्फ्लुएंस एशिया, अफ्रीका और यूरोप के अंदर. साथ ही साथ चाइना एक बिगर रोल प्ले कर रहा है इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इन ग्लोबल डिसीजन मेकिंग. चाइना की सॉफ्ट पावर की बात करें तो चाइना का कल्चर, एजुकेशन, डिप्लोमेसी काफ़ी एक्सपेंड हो रहे हैं. Many experts believe China could become a superpower, though it still faces economic, political, and social challenges at home. Next question number 6. What is meant by diaspora? How does it promote transnational movement? डायस्पोरा क्या होता है और कैसे प्रमोट कर रहा है ट्रांसनेशनल मूवमेंट को? तो वो इंडियंस जो बाहर जाके रह रहे हैं और हमारे कल्चर को स्प्रेड कर रहे हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ों में इंक्लूड है, उसको बोलते हैं डायस्पोरा. ठीक है. ये बोल रहे हैं दैट डायस्पोरा मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लीव देयर होम कंट्री एंड लिव इन अदर कंट्रीज बट स्टिल कीप अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद देयर होमलैंड. यानी कि डायस्पोरा का मतलब होता है कि वो इंडियंस जो कि वो इंडियन नहीं, मतलब कि वो ग्रुप ऑफ पीपल जो कि किसी दूसरी कंट्री में जाके रह रहे हैं बट वहाँ पे भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड है अपनी रूट से, यानी कि अपने होमलैंड से, अपनी होम कंट्री से. एग्जाम्पल है इंडियंस लिविंग इन द USA, UK और कैनेडा आर पार्ट ऑफ इंडियन डायस्पोरा. ठीक है. दे मेंटेन लिंक्स थ्रू कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज एंड फैमिली टाइज. अभी कह रहे हैं कि हाउ डायस्पोरा प्रमोट्स ट्रांसनेशनल मूवमेंट्स. फर्स्ट है मूवमेंट ऑफ पीपल, यानी कि जो डायस्पोरा है वो इनकरेज करता है फैमिली मेम्बर्स का माइग्रेशन. यानी कि क्या होता है कि मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई कनाडा गया है अपनी स्टडीज़ के लिए, जैसे स्टडीज़ कंप्लीट होती है वहाँ पे वो जॉब करते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे आएंगे, अगर उनकी शादी होगी तो अपनी वाइफ को ले जाएंगे या फिर वो अपने मम्मी पापा को ले जाएंगे, भाई बहन को ले जाएंगे, दोस्तों को ले जाएंगे, है ना. तो क्या होगा, यहाँ पे माइग्रेशन हमें दिख रहा है, राइट. लोग होम कंट्री से होस्ट कंट्री में जा रहे हैं. नेक्स्ट है फ्लो ऑफ मनी. तो अब वही बच्चा जो बाहर पढ़ रहा था, जॉब कर रहा था, वो यहाँ पे अपने घर वालों के पास पैसे भी तो भेजेगा, राइट. सो पीपल लिविंग अब्रॉड सेंड मनी बैक होम विच स्ट्रेंथन्स इकोनॉमिक लिंक्स बिटवीन कंट्रीज. ठीक है. नेक्स्ट है कल्चरल एक्सचेंज, यानी कि जो डायस्पोरा है वो स्प्रेड करता है अपना कल्चर. अब एक बात बताओ, अब आप फॉर एग्जांपल हरियाणा से हो और आप गए हो UK गए हो आप, है ना. तो क्या ऐसा होगा कि आप वहाँ पे जाते अपना फूड, कल्चर, पहरावा, अपने पहरावा यानी जो भी आपका ड्रेसिंग स्टाइल है, जो भी मतलब आप यहाँ कपड़े पहने जाते हैं, है ना, जिस तरीके से, जैसे राजस्थानी अलग पहनते हैं, मराठी अलग, ऐसे, और फेस्टिवल आप मना रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि आप वहाँ जाते ही सब एकदम भूल जाओगे, आप ओट्स पे अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दोगे, ऐसा तो नहीं होगा. तो ये कह रहे हैं कि डायस्पोरा में क्या होता है कि यहाँ से जब आप कहीं जा रहे हो ना, तो आप अपना कल्चर वहाँ पे स्प्रेड कर रहे हो, बट साथ के साथ आप नए आइडियाज़ भी लेके आ रहे हो. आप अगर यहाँ का कल्चर वहाँ लोगों को सिखा रहे हो ना, तो आप वहाँ से भी यहाँ पे बहुत सारा कल्चर, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें लेकर आ रहे हो. ठीक है. नेक्स्ट है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये कह रहे हैं कि बिजनेस प्रमोट होता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है. ठीक है. होम कंट्री, होस्ट कंट्री दोनों में. पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, देखो कनाडा में अगर इस टाइम पे बोला जाए तो इतने ज़्यादा इंडियन सिख वहाँ पे रहते हैं कि वहाँ पे जो भी पॉलिसी अगर बनाई जा रही है या जाएगी, तो वहाँ पे उनका भी कंट्रीब्यूशन रहता है या फिर उनको भी ध्यान में रखा जाता है ना. तो ये इन्फ्लुएंस करते हैं फॉरेन पॉलिसीज़ को भी टू सपोर्ट देयर होम कंट्री. नेक्स्ट है नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र. अगर यहाँ से आप 6 साल के लिए रशिया गए हो MBBS करने के लिए, तो फिर वापस जब आप इंडिया आओगे तो फिर आप अपना 6 साल का एक्सपीरियंस और नए आइडियाज़, नए टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें वहाँ से, नई तरीके वहाँ से लेके आओगे और यहाँ पे आके उनको आप और 100 लोगों को सिखाओगे. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. एक्सप्लेन द टर्म एथनिसिटी. डिस्कस द रीज़न फॉर द इंक्रीज इन एथनिक मूवमेंट्स इन पोस्ट वॉर ईयर्स. ये कह रहे हैं एथनिसिटी का मतलब क्या होता है. देखो ये बोल रहे हैं कि मान लो कि 5 लोग हैं जिन्होंने पगड़ी पहनी हुई है, अगेन सेम एग्जाम्पल, है ना,
और वो पंजाबी में बात कर रहे हैं, छोले भटूरे या साग रोटी मक्का की रोटी खाने की बात कर रहे हैं, तो कोई हमें बताएगा नहीं कि वो सरदार हैं और वो पंजाब से हैं या वो पंजाबी बोलते हैं, है ना, हमें पता है। तो ये कह रहे हैं कि एथनिक ग्रुप या एथनिसिटी का मतलब होता है कि जब लोग शेयर करते हैं कॉमन आइडेंटिटी को। अब आइडेंटिटी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हो सकती है, उनकी लैंग्वेज सेम है, उनका कल्चर सेम है, उनका रिलीजन सेम है, उनकी हिस्ट्री सेम है, या फिर उनकी एंसेस्ट्री सेम है। इट शोज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड टुगेदरनेस अमंग पीपल हु फील दे कम फ्रॉम द सेम रूट्स। तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होता है, एक टुगेदरनेस होता है, जहाँ पे आप फील करते हो कि हाँ ये थोड़े अपने ही लोग हैं, है ना, सेम रूट्स हैं आपके। एग्जाम्पल है श्रीलंका के अंदर जो तमिल्स हैं, मिडल ईस्ट के अंदर जो कुर्ड्स हैं, और सिख जो हैं हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे हैं, सिर्फ मैंने 2-3 एग्जाम्पल दिए। अब फीचर्स क्या होते हैं एथनिसिटी के? अगेन अभी जो हमने देखा कि एथनिसिटी बेस्ड होती है ऑन शेयर्ड कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, जहाँ पे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होता है, टुगेदरनेस होती है, आप सेम टेरिटरी या होमलैंड से हो सकते हो, और आप स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट जो होती है आपकी वो फील करते हो, ठीक है। अब मेन आते हैं रीजन फॉर इंक्रीज इन एथनिक मूवमेंट्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ये जो एथनिक मूवमेंट्स है ये कैसे इतने ज़्यादा बढ़ गए? तो पहले तो ये बोल रहे हैं एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म, यानी कि जो कॉलोनियलिज्म था जब वो ख़त्म होता है 1945 में, तो बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं दे गॉट फ्रीडम, एंड उस टाइम पे जो अलग अलग एथनिक ग्रुप्स थे, है ना, विद इन दीज न्यू स्टेट, अब वो डिमांड करते हैं रिकॉग्निशन की, इंडिपेंडेंस की। जैसे इंडिया के अंदर भी देखे, जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या फिर कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे, वो इंडिया के साथ नहीं मिलना चाहते थे। ऐसा नहीं वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे, नहीं, वो ऐसे ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे थे, सेल्फ डिटर्मिनेशन की डिमांड कर रहे थे, साथ ही साथ वो एक इंडिपेंडेंट नेशन या स्टेट रहना चाहते थे। तो उस टाइम पे जो सरदार पटेल थे उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल उस टाइम पे प्ले किया था, सबको यूनाइट करने के अंदर और भारत बनाने के अंदर, ठीक है, सबको जोड़ने के अंदर। नेक्स्ट है वीक नेशनल इंटीग्रेशन। जो नए नेशंस है ना, दे हैड मेनी एथनिक ग्रुप्स बट लैक यूनिटी। बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स उनमें है बट यूनिटी नहीं है। अगर इंडिया में देखें तो इंडिया को लेके बोला जाता है दैट इंडियाज डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बिन रिकॉग्नाइज एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, यानी कि हमारी जो डाइवर्सिटी है वही हमारी स्ट्रेंथ है, क्योंकि यहाँ पर यूनिटी है, ठीक है। इतना अलग कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, नॉर्म्स, वैल्यूज़, रिलीजन, रीजन, और उसके बाद भी यूनिटी है, सब एक साथ ही रह रहे हैं, है ना। तो नेक्स्ट है कि ये जो नए जो नेशन स्टेट्स हैं यहाँ पे क्या होता है, यूनिटी नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, हर किसी को ऑटोनॉमी चाहिए, हर किसी को सेपरेट स्टेट बनाना है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, लाइक सम एथनिक ग्रुप फील्ड इग्नोर। जब कुछ एथनिक ग्रुप खुद को इग्नोर फील करते हैं या फिर दूसरों से कंपैरिजन करके खुद को पीछे या नीचे या पुअर पाते हैं, पीछे यानी कि खुद को कम समझते हैं, जैसे हम ग्रो नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ भी, है ना, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, डिमांड रखते हैं किसकी, ऑटोनॉमी की। सो दे स्टार्टेड मूवमेंट, फिर वो इक्वल राइट्स के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मूवमेंट शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन। जो गवर्नमेंट्स हैं कभी कभी वो ऐसी पॉलिसीज या फिर कुछ ऐसे लॉ या कुछ करती हैं कि वो एक एथनिक ग्रुप को फेवर करती हैं, तो वहाँ पे जो बाकी हैं फिर वो मूवमेंट करते हैं, उनको भी तो न्याय चाहिए, है ना। नेक्स्ट है ग्लोबल अवेयरनेस, यानी जैसे जैसे मीडिया और कम्युनिकेशन का राइज होता जा रहा है, ये बढ़ती जा रही है, लोग अवेयर होते जा रहे हैं कि हमें ये राइट्स मिलने चाहिए, और वो सेल्फ डिटर्मिनेशन और कल्चरल रिकॉग्निशन की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी को रिकॉग्निशन चाहिए, हर कोई चाहता है कि उसका कल्चर, उसकी आइडेंटिटी यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड हो, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स। अभी कह रहे हैं जो सुपर पावर्स हैं जैसे कि यूएसए एंड यूएसएसआर supported ethnic groups to gain influence in different regions, and this encouraged more ethnic uprising। और next है search for identity, यानी कि इस बदलती दुनिया में जब इतना ज़्यादा हमें ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन दिख रहा है, लोगों को डर है कि उनकी आइडेंटिटी और कल्चर खो ना जाए, तो इसलिए वो मूवमेंट्स कर रहे हैं उनको बचाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हाउ इज अंडर डेवलपमेंट डिफरेंट फ्रॉम डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट का मतलब होता है प्रोग्रेस, इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ आपकी लिविंग कंडीशन में। सो डेवलपमेंट मीन्स प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट इन द लिविंग कंडीशन ऑफ पीपल, यानी कि आप इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हो, बेटर एजुकेशन का एक्सेस है आपके पास, इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी हो रही है, हेल्थ केयर की अगर बात करें तो अफोर्डेबल है, एक्सेसिबल है, राइट, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आपके पास, एम्प्लॉयमेंट आपके पास, रोज़गार है, और इक्वालिटी है, तो आप क्या कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, है ना। सो अ डेवलप्ड कंट्री हैज हाई इनकम, मॉडर्न इंडस्ट्रीज एंड गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल सिटीजन। देखो अगर आप स्वस्थ हो
आप हेल्दी हो, आप अच्छा पढ़ लिख रहे हो, तो आगे जाके आप अच्छा कमाओगे भी, तो आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो इम्प्रूव ही होंगे, डेवलप ही होंगे, राइट। इसका बिल्कुल ऑपोजिट क्या हो जाएगा फिर, अंडर डेवलपमेंट, जो वो आगे हम पढ़ेंगे। तो डेवलपमेंट के फीचर्स क्या हैं? हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि जीडीपी, बेटर एजुकेशन मिलना, हेल्थ सर्विसेज का एक्सेस मिलना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रीज होना, पॉवर्टी नहीं होना, बेरोजगारी नहीं होना, एम्प्लॉयमेंट नहीं होना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलना फॉर बोथ मेन एंड वीमेन, सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर फोकस होना। और ये सारी चीज़ें कहाँ देखने को मिल रही है? यूएसए, जापान और जर्मनी के अंदर, एंड दे आर कंसिडर्ड डेवलप्ड, ठीक है, वो डेवलप में आते हैं। इसका ऑपोजिट है अंडर डेवलपमेंट, यानी कि अंडर डेवलपमेंट का मतलब होता है लैक ऑफ प्रोग्रेस या फिर स्लो ग्रोथ होना है कंट्री की इकोनॉमी में, सोसाइटी में। अब जो लोग हैं अंडर डेवलप्ड कंट्री के अंदर, वो क्या कर रहे हैं? इलिटरेसी, पढ़े लिखे नहीं है, पुअर हेल्थ भी अच्छी नहीं है, पॉवर्टी भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, ठीक है। अब क्या है इसके फीचर्स? बिल्कुल ऑपोजिट किससे? डेवलपमेंट से, यानी कि लो इनकम, पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ बट लिमिटेड रिसोर्सेज, डिपेंडेंस है यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज के ऊपर हर चीज़ को लेके, वीक इंडस्ट्रीज और वीक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशल इनइक्वालिटी, समाज में असमानता है, करप्शन है, लोगों के पास एक्सेस नहीं है एजुकेशन, हेल्थ और टेक्नोलॉजी का, ठीक है। एग्जाम्पल है अफ्रीका, साउथ एशिया और लैटिन अमेरिका। बेसिक फीचर्स क्या हैं? देखो, पहला है हिस्टोरिकल कॉज, यानी कि कॉलोनियलिज्म के टाइम से चीज़ें शुरू हुई। अब जो रिच कंट्रीज थी या जिन्होंने कॉलोनी बनाया, उन्होंने क्या करा? रॉ मटेरियल ले लिया, है ना, और उनकी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ रोक दी, राइट। नेक्स्ट है डिपेंडेंसी। जो पुअर कंट्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है रिच कंट्रीज के ऊपर, ट्रेड के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, कैपिटल के लिए, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा वीक बनती जा रही हैं, और ज़्यादा अंडर डेवलप होती जा रही हैं। जब आप किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हो ना, तो फिर आपसे पीछे ही गिरते हो, राइट, आप आगे नहीं बढ़ पाते। नेक्स्ट है अनइक्वल एक्सचेंज, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो सस्ता यानी कि चीप रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करती हैं और इंपोर्ट करती हैं एक्सपेंसिव फिनिश्ड गुड्स को, जिसकी वजह से इकोनॉमिक इम्बैलेंस होता है। वेल्थ कंसंट्रेशन, यानी कि रिच कंट्रीज और ज़्यादा अमीर होती जा रही है, पुअर कंट्रीज और ज़्यादा गरीब होती जा रही हैं, जिसकी हमने पढ़ा था ना एक बार, सेंटर पेरिफेरी सिस्टम, है ना, शायद जून वाले सेशन में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट है फॉरेन कंट्रोल, यानी कि जो ये बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये पुअर नेशंस की जो पॉलिसीज है उनको कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल एक XYZ कंट्री है, आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक ने उनको लोन ग्रांट किया है, तो फिर ये सिर्फ लोन नहीं देंगे, उनको एडवाइस भी देंगे, और ये क्या करेंगे? ये सब्सिडी वगैरह बंद करवा देंगे, जो भी सोशल वेलफेयर की चीज़ें होती हैं उनको बंद करवा देंगे, और ये कहीं ना कहीं फिर अपनी चीज़ें मनवाएंगे, है ना, और डेट वगैरह वो तो खैर अलग चीज़ें हो जाती हैं। नेक्स्ट है इंटरनल प्रॉब्लम, यानी कि जो अंडर डेवलपमेंट है उसके अंदर और भी बहुत सारे कारण होते हैं, पुअर एजुकेशन, ये बहुत ज़्यादा करप्शन होना, वीक गवर्नमेंट होना, तो उससे भी जो प्रोग्रेस है वो बहुत कम होती है या होती नहीं है, रुक जाती है। सोल्यूशन यही है कि आप लोकल इंडस्ट्रीज को स्ट्रेंथन करो और अपनी डिपेंडेंसी को कम करो फॉरेन पावर्स पे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ इंडिजिनस मूवमेंट्स हैव स्प्रेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। इंडिजिनस मूवमेंट क्या होता है? जो नेटिव्स होते हैं ना, एबोरिजिनल्स, यानी कि ट्राइब्स, आदिवासी, उनका जो मूवमेंट है दुनिया भर में फैलता जा रहा है ना, उसके बारे में बात करते हैं। अभी कह रहे हैं इंडिजिनस मूवमेंट्स आर एफर्ट्स बाय नेटिव और ट्राइबल पीपल टू प्रोटेक्ट देयर लैंड, कल्चर, राइट्स। अगेन मैंने आपको भी एथनिक वाले में भी बताया था कि ये जो मूवमेंट्स है इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अपने राइट्स को, अपने अधिकारों को, अपने कल्चर को, अपने लैंड को, ठीक है। डेवलपमेंट के चलते इनके लैंड को इनसे लिया जा रहा है, इनको डर है ये अपने कल्चर को ना खो दें, इनके राइट्स इनसे ना छिन जाए। सो दीज मूवमेंट्स हैव ग्रोन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू कॉमन प्रॉब्लम्स एंड ग्लोबल अवेयरनेस। अभी कह रहा है हिस्टोरिकल इनजस्टिस, यानी कि पहले के टाइम से कॉलोनाइजेशन से इन लोगों के लैंड ले लिए गए, डेवलपमेंट के नाम पे, प्रोजेक्ट्स के नाम पे उन लोगों के राइट्स भी इनसे ले लिए गए, तो वहीं से ये लैंड और आइडेंटिटी को रिक्लेम करने के लिए मूवमेंट्स को शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है लेटिन अमेरिका। तो लेटिन अमेरिका के अंदर जो कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल बोलीविया, मेक्सिको, पेरू, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंडिजिनियस मूवमेंट होते हैं, जहाँ पे लोग पॉलिटिकल राइट और कल्चरल रिकॉग्निशन की डिमांड रखते हैं कि हमें भी पॉलिटिकल राइट दो और हमारे कल्चर को भी रिकॉग्नाइज किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्थ अमेरिका। तो नेटिव अमेरिकन और जो फर्स्ट नेशन ग्रुप्स हैं वो भी लैंड राइट्स के लिए, सेल्फ गवर्नमेंट के लिए और नेचुरल रिसोर्सेज के प्रोटेक्शन के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मूवमेंट्स कर रहे हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, यानी कि जो एबोरिजिनल्स हैं, जो नेटिव्स हैं और जो मावरी मूवमेंट है वो किया जा रहा है लैंड के लिए, इक्वालिटी के लिए और अपने ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट पाने के लिए कि भाई हमारे ट्रेडिशंस को भी सब रिस्पेक्ट करें, है ना। एशिया एंड अफ्रीका के अंदर जो ट्राइबल और एथनिक ग्रुप्स हैं वो भी
माइनिंग के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ और फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल सपोर्ट, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि UN ना रिकॉग्नाइज इंडिजिनस राइट्स। अब समझ में आ रहा है कि अच्छा इनको भी ऐसे राइट्स हमें देने चाहिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसको TNC से बिल्कुल भी मत मिला देना, ये अलग है, ठीक है। अगला है राइज ऑफ NGO एंड द रेलिवेंस एंड द रोल इन इंटरनेशनल रिलेशंस। ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी TNO ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि दुनिया भर में काम करती हैं, जो कि लिमिटेड नहीं होती एक नेशन की बाउंड्री के अंदर, जिनके मेंबर ऑफिस और इन्फ्लुएंस पूरे दुनिया भर में फैले हुए होते हैं। अभी कौन सी होती हैं, देखो UN और एमनेस्टी इंटरनेशनल, यानी कि पहला तो देखो ये नेशनल बॉर्डर्स के बाहर जाके काम करती हैं, दुनिया भर में होती हैं। गवर्नमेंटल हैं जैसे कि यूनाइटेड नेशन जो कि पीस को प्रमोट कर रहा है। नॉन गवर्नमेंटल होती हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए बात करती है, ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए बात करती है, ठीक है। और ये जो ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया भर में काम करती हैं बॉर्डर्स के बाहर जाके, इनका फोकस होता है ग्लोबल इशू या फिर पीस को प्रमोट करना, ट्रेड को फेयर और स्मूथ रखना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। ये हेल्प करती हैं इन इंटरनेशनल कोऑपरेशन और दुनिया भर की जो भी प्रॉब्लम है सब मिलके इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पे आके सॉल्व करें, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हैं यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ग्रीन पीस एंड एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये जो ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये अलग अलग कंट्रीज़ को कनेक्ट करती हैं जिससे कि सब मिलके एक साथ काम कर सकें और दुनिया भर की जो भी वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं लाइक पॉवर्टी, वॉर एंड क्लाइमेट चेंज, उन सबको सब मिलके सॉल्व कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट ये जो NGOs हैं, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं, ये कैसे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि देखो ये जो NGOs हैं ये एक ब्रिज है। जो वॉइसलेस होते हैं जैसे एनवायरनमेंट हो गया, पुअर लोग हो गए, इन लोगों की वॉइस गवर्नमेंट तक पहुंचाना है ना, दुनिया तक पहुंचाना इनका काम होता है। सो कह रहे हैं NGO आर इंडिपेंडेंट ग्रुप दैट वर्क फॉर सोशल, इकोनॉमिक एंड ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज। ये गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं होता, ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट और ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं। अब रीज़न क्या है इनकी राइज का, तो जैसे जैसे ग्लोबल प्रॉब्लम्स इंक्रीज होती गई, दुनिया भर में पॉवर्टी बढ़ती गई, एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान होने लगा, हेल्थ पे लोगों के असर पड़ने लगा, तो ज़रूरत पड़ी कि जो गरीब है या जो एनवायरनमेंट है, जो पेड़ पौधे हैं, जो जानवर है, जो वॉइसलेस है, उन सबकी आवाज़ कोई तो उठाएगा, तो वो काम NGO करता है, ठीक है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ये काफ़ी बढ़ गए हैं। अब क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट है या तो ये मान लो वो कैपेबल है ही नहीं, या फिर तो गवर्नमेंट की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो सारे इश्यूज़ को सॉल्व कर सके, तो वहाँ पे ये NGO जो है उन इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं, ठीक है। अब क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, पहला है ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन, यानी कि जो NGO है लाइक एमनेस्टी इंटरनेशनल ये हाईलाइट करते हैं अब्यूसेस को कि इस देश में, इस कंट्री में, या फिर इस स्टेट के अंदर इन लोगों के साथ ऐसे तरीके से जो भी चीज़ें हैं वो हो रही हैं, तो इस चीज़ को ये हाईलाइट करते हैं और जस्टिस को प्रमोट करते हैं। रेड क्रॉस जैसे जो NGO हैं ये वॉर और नेचुरल डिजास्टर के टाइम पे काम करते हैं। साथ ही साथ डेवलपमेंट वर्क, यानी कि जो NGO हैं वो एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं, हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट के लिए बात करते हैं इन पुअर नेशंस। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन यानी ग्रीन पीस जैसे जो NGO हैं वो क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ते हैं, पोल्यूशन के खिलाफ लड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल अवेयरनेस, यानी कि जो ये NGOs हैं ये क्या करते हैं, इंटरनेशनल प्रेशर डालते हैं गवर्नमेंट के ऊपर कि वो अच्छे से काम करे। और लास्ट है ब्रिज बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट, यानी कि लोगों के बीच और सरकार के बीच का एक ब्रिज है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने वीडियो पूरी देखी होगी। अभी तक मेंबरशिप नहीं ज्वाइन करी है तो बेनिफिट्स के लिए जो भी PDF वगैरह है जल्दी से आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बी स्टडी और टेक।